Once again, very good morning to all of you. Indian इकोनॉमिक्स जो बुक चलती है क्लास 12th की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से, तो उसी के अंदर आज हम एक और चैप्टर की बात करेंगे। ये चैप्टर हमें बताएगा कि 1950 से लेकर के 1990 तक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेज आए, क्या सुधार किए गए, क्या कमियां रही, क्या अचीवमेंट्स रहे। क्योंकि प्लानिंग के बाद का ये चैप्टर है, इसलिए प्लानिंग के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। थोड़ी प्रॉब्लम है तो 1 मिनट वापस कैमरे के सामने आऊंगा मैं, तब तक आप बने रहिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास होने वाली है ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो बहुत ज़्यादा समय हम इसमें नहीं लेंगे और बहुत जल्दी बताएंगे कि आखिरकार 1950 से लेकर के 1990 के बीच में इन सेक्टर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, और ये सारे चेंजेस ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स भी आपको देखने को मिलते हैं अगर आपने 5 ईयर प्लान्स को ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक डालते हैं आज का। तो मेरे साथ साथ डालिएगा आप लोग। सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद में इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद में बचता है आपका टॉपिक ट्रेड। यानी कि ये तीनों जो सेक्टर थे इनके अंदर 1950 से लेकर के 1990 तक क्या क्या चेंजेस किए गए सरकार के द्वारा, वो देखते हैं। क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए जो बेनिफिशियल जो है साबित हुए इस दौरान इन सेक्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। ये ऑलमोस्ट रिफॉर्म्स की ज्यादा बात करते हैं इसके अंदर, है ना, कि क्या क्या सुधार हुए, रिफॉर्म्स की ज्यादा बात करेंगे इन तीनों सेक्टर में ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स। अगर हम इस तरीके से कहें 1950 से 1990 तक, 5 ईयर प्लान्स तो इसके बाद भी चलते रहे, लेकिन एक एरा था जिसको अलग से सेपरेट किया जाता है। उसके रीजंस आपको बताएंगे कि क्यों 1950 से लेकर के 1990 की बात हो रही है। क्लियर। अब हम 1950 से जब अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम को पहले देखते थे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हीं के रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर कुछ उपाय किए गए थे। उनमें से हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ, उसका इंडस्ट्री में क्या हुआ, फिर ट्रेड में क्या हुआ। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं, और एग्रीकल्चर की बात करते हैं यानी कि कृषि की बात करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पर दो तरीके के रिफॉर्म्स किए गए। आपको आना चाहिए बच्चों कि जो कृषि के अंदर जो सुधार हुए इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, 2 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स आर देयर। पहला जो था वो ये था कि लैंड रिफॉर्म्स के नाम से, जिनको आप जानते हैं, यानी कि जिनको आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देखिए, पहले नंबर पर जो सुधार किए गए थे वो थे आपके लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जिनको जाना जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से। ये ऐसे सुधार थे जो कि भूमि से संबंधित थे, यानी इसके अंदर आप जितने भी सब टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, ये क्लियर कट बात है कि यहाँ पर सिर्फ लैंड सिस्टम की बात की जाएगी कि आखिरकार जमीन से रिलेटेड जो मुद्दे थे उनमें क्या क्या सुधार हुआ जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, चाहे फिर लोगों के लिए सोशल जस्टिस मिला। क्लियर कट बात, इसी में बात करेंगे पहले, फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स जो किए गए थे एग्रीकल्चर सिस्टम में, इसके बाद उनकी बात करेंगे। और आज की क्लास में केवल हम एग्रीकल्चर की ही बात करेंगे, इंडस्ट्री और ट्रेड को नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको लेकर के आएंगे। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 डालिए आप सभी। पॉइंट नंबर 1 यानी पहला ऐसा कौन सा सुधार था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में भी रहा था, फायदा भी उससे हुआ। तो आपने नाम सुना होगा कभी कभी, जैसे कि पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारी अंग्रेजों के जमाने में लैंड सेटलमेंट सिस्टम चला करते थे, जिनमें एक होता था आपका जमींदारी सिस्टम, एक होता था महलवाड़ी सिस्टम, एक होता था रैयतवाड़ी सिस्टम। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है अलग अलग तरीके से चला करते थे, इनमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन ऑब्वियसली तीनों ही जो है वो चला करती थी।
और यहाँ जब आप पूरी चीजों में आप देखते हैं इस तरह की सिस्टमेटिक, तो जो जमींदारी प्रथा थी ये बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। ठीक है, क्लियर कट बात। आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की तरफ ये जनरली उस टाइम पर देखने को मिलती थी जमींदारी सिस्टम। उसी की बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले नंबर पर ये जो जमींदारी सिस्टम था इसको सुधारा गया। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि ये जो जमींदार मध्यस्थ होते थे, मिडिलमैन के तौर पर आए थे, इनको हटाया गया, इनके लिए कानून लाया गया। चलिए पहले नंबर पर इसी को डालिए, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर। ये जो इंटरमीडिएटरीज की बात की जा रही है, यानी कि मध्यस्थ, मध्यस्थ की कैसे बात करेंगे इधर थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक किसान है, ठीक है, और ये जमींदार है, ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा दिख रहा है। कहने का मतलब ये था कि ये काम करता था, पूरा वर्क कौन करता था, ये करता था, और जमीन पर ओनरशिप किसकी होती थी, ओनर कौन होता था, जमींदार होता था। क्लियर कट बात, ये मिडिल मैन होता था। तो ओनरशिप किसकी होती थी, काम किससे करा रहा है, इससे करा रहा है। तो ये जो किसान है ये केवल टेनेंट्स बन के रह गए, केवल काश्तकार हुआ करते थे, इनको बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं था। काम करिए, खाना खाइए और चलिए, खाना भी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओनरशिप किसकी, जमींदार की। और उसके बावजूद भी, ओनरशिप होने के बावजूद भी लगान भी वसूलते थे इनसे, रेंट जिसको आप कहते हैं। यानी कि इनको राइट्स नहीं थे लैंड के ऊपर कि जमीन की ओनरशिप इनको दी जा सके। जो टेनेंट्स थे उनको ओनरशिप नहीं दिए गए थे। तो पहला जो काम किया गया था वो यही किया गया था कि ये जो ओनरशिप थी ये यहां से हटा करके और इनको प्रोवाइड की गई कि भाई आपकी जमीन है, आप खेती करो। तो आप जब अपने घर में रहते हो तो साफ सुथरा रखते हो ना, ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो अब ये किसान ज्यादा मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि यार ओनरशिप मेरी है तो मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, सही संभाल के करना है, मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा। यानी अब कोई इस तरीके का जमींदार जो है वो नहीं होगा। तो एवोल्यूशन किया गया है कि इसमें जमींदारों से जो ओनरशिप के राइट्स थे वो शिफ्ट कर दिए गए। कहां पर, यहाँ टेनेंट्स के पास में, फार्मर्स के पास में, काश्तकारों के पास में, इनको खातेदारी राइट्स दे दिए गए पहली बार। इससे ऑब्वियसली जब ओनरशिप छीनोगे तो इनको नुकसान होगा, तो ये अगेंस्ट में आएंगे। इन्होंने अगेंस्ट में आके क्या काम किया उसको भी बताएंगे। तो पहला तो ये था कि एबोलिशन किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। क्लियर कट बात। इसमें बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको ओनरशिप जो है प्रोवाइड की गई थी लैंड्स की। क्लियर कट बात। तो पहला सुधार लैंड, ये जो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज है, इसको ध्यान रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 पर आएंगे। नंबर 2 पर आने के साथ में थोड़ा इसको रफ कर देता हूं जिससे आप पॉइंट को अच्छे से लिख पाए। पॉइंट नंबर 2 पर जो लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी, यानी जमीन के टुकड़े जिनको आप कहते हैं, खेत जिनको आप कहते हैं ग्रामीण भाषा में, ठीक है, फार्म जिनको आप कहते हैं, तो कहने का मतलब जो लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी उन पे सीलिंग लगा दी सरकार ने। सीलिंग क्या होती है बताएंगे अभी, पहले लिखो, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। इसको समझते हैं थोड़ा, इसको समझते हैं। लैंड होल्डिंग्स जो है, मान लीजिए कि मेरे पास 10 बीघे जमीन है और मैंने खरीद के 100 कर ली, 1000 बीघे कर ली। मैं जमींदार हूं, मेरे पास पैसा है, पावर है, रुतबा है। तो सरकार ने कहा कि भाई ये जो लैंड होल्डिंग्स है इन पे एक सीलिंग है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पैसे वाला हो, वो इस लिमिट से ज्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकता, जमीन अपने पास नहीं रख सकता। ये उसे कोई राइट नहीं है, क्योंकि इससे सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा बाकी के लोगों को। सारी असेट्स एक या दो आदमियों के पास सिमट करके रह जाती है ऐसे केसेस में, यानी सेंट्रलाइजेशन होता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कहा कि भाई एक लिमिट है, इससे ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता। तो ये भी जमींदारों के लिए नुकसानदायक बात हो गई, जो अमीर लोग थे उनके लिए नुकसानदायक बात होगी, लेकिन छोटे जो किसान थे उनके लिए फायदा हुआ। क्लियर कट बात। तो सीलिंग फिक्स कर दी गई और अगेन इस सीलिंग का फायदा छोटे किसानों को मिला, गरीब लोगों को मिला। क्लियर कट बात, ये सुधार हुआ। नंबर 3 पर एक वर्ड आता है कंसोलिडेशन। किसी चीज को आप कंसोलिडेट करते हो ना, इकट्ठा करते हो एक जगह पर, तो लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन भी किया गया। और ये कंसोलिडेशन किसकी जगह किया गया, एक आप वर्ड सुनते हैं फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बिखरा हुआ, विखंडित। एक जगह पर किसी आदमी का एक खेत यहां पर है, एक 10 किलोमीटर दूर है, एक 9 किलोमीटर दूर है, तो उसको असुविधा रहती है अलग अलग जगह पर जाकर के। तो सरकार का प्रयास था, एक वर्ड सुना चकबंदी, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन।
उन्होंने कहा भाई एक आदमी है, उसकी एक ही जगह पर उसको अलॉटमेंट कर दो जमीन का, बार बार इधर उधर ना जाए, एक ही जिसमें डिवाइडेशन ना हो, तो उससे प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये लैंड होल्डिंग्स का जो सिस्टम था, इस पे कंसोलिडेशन को लाया गया और एक फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। एक ये सुधार था। क्लियर कट बात, इसको लाया गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जब आप यहाँ पर इन सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं इस तरीके से कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सुधार किए गए, रिफॉर्म्स किए गए, तो उनमें से 3 स्टार्टिंग के आप ध्यान रखेंगे। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, नंबर 2 पर सीलिंग डिसाइड की कर दी गई लैंड होल्डिंग्स की, और फिर कंसोलिडेशन जो है जमीन का वो कर दिया गया। ये 2 3 4 चीजें जब आप देखते हैं, इनके करने के बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो स्टार्ट की गई, सहकारी खेती। ये क्या होती है, एक शब्द में बताएंगे, एक लाइन में बताएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलो इस पे बात करते हैं, इनको मिटा दें। चलो अगला पॉइंट डालिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये स्टार्ट किया गया, ये सुधार किया गया, इसको लेकर के आया गया, ये कॉन्सेप्ट नया लेकर के आए, कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सहकारी खेती। क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसके बारे में कैसे समझे? सहकारी खेती के 2 पहलू होते हैं। पहला, नंबर 1 पे जो छोटे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जिनको स्मॉल फार्मर, स्मॉल जो फार्मर्स हैं, इनको लो प्राइस पर यानी कम कीमत पर इनपुट्स मिलेंगे खेती करने के लिए। प्राइस कैसी रहेगी? कम। और फाइनली इन इनपुट्स की हेल्प से जब ये क्रॉप डेवलपमेंट कर लेंगे, उस प्रोसीजर में आ जाएंगे, आउटपुट की कंडीशन में आ जाएंगे, तो जो आउटपुट होगा, खेती का जो उत्पादन होगा, उसको जब ये बेचने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, तो जो सेलिंग होगी वो हाई प्राइस पर होगी। कैसी प्राइस पर होगी? हाई प्राइस। ये हाई प्राइस किसका होगा? आउटपुट का। यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, छोटे जो किसान होते हैं उनको कम कीमत पर इनपुट्स मिलते हैं और उनका जो प्रोडक्शन निकल के आता है उसको हाई प्राइसेस पर सरकार यहाँ बेचने में मदद करती है। क्लियर कट बात? तो इस तरीके की जो फार्मिंग होगी, इस तरीके के प्रोसेस में जो फार्मिंग होगी वो कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, सहकारी खेती। क्लियर कट बात? ये छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, उन लोगों के लिए दोनों ही तरफ से बेनिफिट्स है इसमें। तो एक ये रिफॉर्म्स हुआ था। तो अब इस तरीके से टोटल मिलाकर के हमने कितने रिफॉर्म्स पढ़े? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ साथ हमने वहां पर देखो आप, हमने 4 इसको इंक्लूड करते हुए रिफॉर्म्स जो है वो देख लिए हैं। एक जो सबसे लास्ट में इसमें बचा हुआ है, 5वें नंबर का पॉइंट है, बहुत ध्यान रखिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद 5 पॉइंट्स लिखिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। 5वां पॉइंट है आपका, 5th जो पॉइंट है वो है जो रेंट लगान होता था उसको फिक्स कर दिया गया। लगान जो होता था उसको मेंटेन कर लिया गया, फिक्स कर दिया गया। कैसे? रेगुलाइज कर दिया रेंट को कि ये 1/3 नहीं होगा, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द आउटपुट। किसी भी किसान को जो प्रोडक्शन हुआ है उसके 1/3 से ज्यादा लगान नहीं लगा सकता, कोई भी हो XYZ। तो ये यहाँ पर एक रिफॉर्म्स था, इससे फायदा मिला किसान को, अनचाहे लगानों से बचा हुआ। तो क्लियर कट बात, इससे भी फार्मर्स को फायदा हुआ। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ये पढ़ रहे हैं आप सारी चीजें। अब 2 प्रॉब्लम आई, जब आप सुधार कर रहे हैं और एक वर्ग को नुकसान हो रहा है, जो धनी वर्ग था, जो अमीर लोग थे, जैसे कि जमींदार, जो मिडिल मैन के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने क्या किया इसके बाद? पहला तो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर के अर्जी लगा दी कि साहब इस तरीके से हमारी ओनरशिप लेके जा रहे हैं और ये ठीक नहीं है। तो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है आप समझते हैं, टाइम लगता है, न्यायालय में मुकदमा चलता है, लंबा चलता है, इसलिए जो रिफॉर्म्स थे वो इम्प्लीसिट नहीं हो पाए क्योंकि मुकदमे चलते रहे, शिफ्टिंग नहीं हो पाई राइट्स की, ओनरशिप के राइट्स की। तो फेलियर रहा था कहीं ना कहीं इनका इस टाइम पीरियड के दौरान। नियम लाए गए, कानून लाए गए, लेकिन इम्प्लीसिट नहीं हो पाए। बहुत ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात को। क्लियर कट बात? कोर्ट में चले गए थे इसके लिए, और इन्होंने क्या किया कि जो जमींदार थे उन्होंने जो टेनेंट्स थे, इन टेनेंट्स को बेदखल कर दिया। टेनेंट्स को बिल्कुल बेदखल कर दिया। पहले थोड़ा बहुत खेती करने का, इस तरीके का ये सब काम मिलता था, उनको बिल्कुल हटा दिया। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल दूर हटो, क्योंकि तुम तो कल के लिए ओनरशिप लोगे। इस तरीके से 2 ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो
इनकी तरफ से आई वापस, अमीर लोगों की तरफ से। तो ये तो थे आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसी एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो रिफॉर्म्स में टेक्निकल रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं उसके अंदर हम नया देखेंगे अभी। तो यहां तक की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स की तरफ। लैंड रिफॉर्म्स को हटा देते हैं और अब चलते हैं हम सीधे टेक्नोलॉजी की तरफ कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुए। टेक्निकल रिफॉर्म्स में पहला नंबर का आप पॉइंट डालिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निकल रिफॉर्म नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। वो टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है, लिखिए। पहला, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनके बारे में बात करेंगे। नंबर 2 पर लिखेंगे आप, लिखिए इसमें नंबर 2 पर मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, इनका इस्तेमाल किया गया और इनके इस्तेमाल की हेल्प से बेटर टेक्नोलॉजी की बदौलत, हाई यील्डिंग वैरायटीज की बदौलत प्रोडक्शन के अंदर भारी भरकम जो है वो वृद्धि की गई। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए याद रखिएगा, एक 1960 से लेकर के 70 तक एरा था, एक 1970 से लेकर के 80 तक। ये दो कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा इसको आप कभी भी जब पढ़ें। जब आप कभी भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसे दो तरीके से पढ़ें। एक डिकेड था 1960 से 70 यानी 1960 से 70 का दशक, और एक 70 से 80 का दशक। दोनों के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट में भारी भरकम बदलाव था। उसके फायदे भी अलग अलग थे, उसका कॉन्सेप्ट भी अलग अलग था। आज तक चाहे आपने पढ़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं बच्चों, जो 1960 और 70 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, उसका जो इम्पैक्ट था वो केवल बड़े किसानों के ऊपर था, यानी फायदा जो मिला उसका वो बड़े किसानों को मिला। उसका एरिया जो था वो बहुत कम था, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब के आसपास का क्षेत्र। क्लियर? इसके अलावा नहीं। फायदा किसको मिला? बड़े किसानों को, क्योंकि कॉस्ट बहुत आई मशीनरीज को परचेज करने में और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में, तो छोटे किसान तो रह ही गए उसके। लेकिन 1970 से 80 की बात करते हैं तो यहां पे देखिए 60 से 70 में केवल 2-3 फसलों में, यानी 2-3 क्रॉप्स के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ा, चावल, गेहूं यानी वीट और राइस, इसके अलावा जो मोटे अनाज थे थोड़ा बहुत उसमें बस। लेकिन जब यहाँ 1780 की बात करते हैं तो यहाँ पे फसलें भी बढ़ गई, बहुत सारी फसलों के अच्छे अच्छे सीड्स लेकर के आ गए। और यहाँ क्या सिस्टम हुआ इस दौरान कि जो छोटे किसान होते थे, उन छोटे किसानों को इनपुट्स के तौर पर सरकार ने कम प्राइसेस पर इनपुट्स दिए, कम प्राइसेस पर। और एक और खास बात, एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने का मतलब कि भारत के सभी राज्यों में लगभग इसका प्रभाव देखने को मिलता है 70 और 80 के दशक में हरित क्रांति का, यानी कि सब जगह आउटपुट जो है वो बढ़ता है। छोटे किसानों को भी इसका बेनिफिट दिया गया, सब्सिडीज दी गई बहुत सारी, और इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात आती है। सेकंड डिकेड की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक न्याय को देखते हुए सभी किसानों को जो है इसका फायदा पहुंचाया गया। सरकार की तरफ से इस तरीके के प्लान्स जो है वो बनाए गए। क्लियर कट बात, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब आप पढ़ते हैं तो ग्रीन का मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है वो हरा होता है, हरित होता है, आप जानते ही। इसका मतलब हरित का मतलब क्रॉप, फसल से है। क्लियर कट बात। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, ये वो वाली क्रांति नहीं है जिसमें युद्ध होता है तलवारों से और गोलियों से, और ऐसा नहीं है। इसमें रिवॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर रैपिड ग्रोथ होगी। वो ग्रोथ जो है वो आपके प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली हम एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर की होगी। तो रैपिड ग्रोथ अंडर द एग्रीकल्चर सिस्टम, दिस इज जनरली नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसका जो कॉन्सेप्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो 1966 में बेसिकली माना जाता है। और जब इंडिया और वर्ल्ड लेवल की बात आए तो वर्ल्ड में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो अब इस दुनिया में नहीं है, नोबेल प्राइज विनर रहे हैं। और भारत के जो इसके ओनर कहे जाते हैं या फाउंडर कहे जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था, वो कॉन्सेप्ट था उस जमाने में, और वो एक इसके पीछे कहानी रही है, स्टोरी रही है। क्लासेज में सुनाएंगे आपको, कभी समय मिलेगा, समय थोड़ा कम है। तो ये कॉन्सेप्ट टोटली 1966 में लेकर के आए। और अगर प्लान्स आपने ठीक ठाक पढ़े हैं तो 5 प्लान्स में 1966 से लेकर के जो 69 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हॉलीडे प्लान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई 5 प्लान नहीं चला पाए थे हम, क्योंकि हमने 62 और 65 के वॉर को हाल ही में फेस किया था। दैट्स व्हाई यहाँ कोई 5 प्लान प्रिपेयर नहीं हुआ, तो ये हॉलीडे प्लान के नाम से इस टाइम पीरियड को जाना गया। और वहां पर क्या आ गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। क्लियर कट बात। तो ये थे आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स अंडर द एग्रीकल्चर सिस्टम।
और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को आपने पहले पढ़ लिया, जो कि मैंने आपको 5 बताए थे। तो 1950 से लेकर के 1990 के बीच में एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो सुधार हुए थे, दोनों तरीके के, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल, उसके बारे में हमने आपको एक छोटा सा ब्रीफ एक तरीके से नॉलेज शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे इंडस्ट्री के बारे में आपसे मुलाकात करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंज हुए, और उसके बाद ट्रेड जो सेक्टर है हमारा, यानी व्यापार का जो क्षेत्र है, ट्रेडिंग सेक्टर है, उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स हुए, वहां पर सरकार ने किस किस तरीके से काम किया। जब भी सरकार प्लान करती है तो प्लान इसलिए किया जाता है कि जो पॉलिसीज है उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। वो प्लान क्यों बनाए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कोई गोल होगा जिसको अचीव करने के लिए वो प्लान बनाया जा रहा है। तो क्लियर कट बात याद रखें कि जब भी प्लान की बात आती है तो गोल की बात जरूर आएगी। हमेशा कोई ना कोई टारगेट सेट किया जाता है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान सेट करते हैं। बीच में आती है पॉलिसी जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये क्लास देख रहे थे आप रवि सर के साथ। आगे की क्लास में आपसे फिर इसी एनर्जेटिक कंडीशन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।